सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि ये टॉपिक क्या कहना चाहता है, व्हाट इट सेज अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो नाम से आपको पता लग रहा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट मीन्स मनी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम गुजरने से आपकी मनी की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट आता है। आपको पता है डे बाय डे जैसे जैसे टाइम गुजरता है मनी की वैल्यू बढ़ती नहीं है, कम होती है। तो उस गिरावट को मापने के लिए जो कंसेप्ट यूज किया जाता है दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब आपके पास मान लो कुछ पैसे पड़े हैं, अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करोगे, कहीं पे नहीं लगाओगे, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। तो आप चाहते हो कि मैं उसको इस तरह से इन्वेस्ट करूं कि उसकी वैल्यू जो डिट्रॉयट होनी थी, कम से कम उस डिट्रॉय से जितनी उसकी वैल्यू गिरनी थी उतनी वैल्यू उसकी बढ़ जाए, ताकि वो पैसा उतना ही इक्विवेलेंट रहे। सो उसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि हम जब उस पैसे को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपने से दूर करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेज कंसीडरेशन और रिटर्न, या फिर आप क्या कहोगे, चार्ज, कि जब आप अपना पैसा अपने से दूर करते हो तो उसके बदले में जो आपको रिटर्न्स मिलती हैं, या जब आप किसी से कोई पैसा उधार लेते हो तो उसके बदले में जो आपको पे करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सबसे फोकस किसके ऊपर होता है, दैट इज ऑन इंटरेस्ट। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम क्या कह के बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो जब भी हम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल, सेकेंड इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड थर्ड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। प्रिंसिपल क्या होता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट जो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो या जो आप बोरो कर रहे हो, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड और बोरोड दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, परसेंटेज चार्ज। जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो या जो पैसा आप उधार ले रहे हो उसके ऊपर आपको परसेंटेज कितना चार्ज करना पड़ेगा या परसेंटेज कितनी रिटर्न मिलेगी पर एनम, उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और टाइम पीरियड क्या होता है, ईयर्स या टोटल टाइम पीरियड, टाइम फॉर विच, जिस टाइम के लिए आप उस मनी को क्या कर रहे हो, बोरो कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, फॉर विच मनी इज बोरोड और इन्वेस्टेड, दैट इज टाइम पीरियड। सो ये तीन मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कि आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो वो कौन सा है। तो बेटा जो इंटरेस्ट होते हैं वो दो तरह के हो, वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दो तरह का हमारा इंटरेस्ट होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको ये समझना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो सिंपल और कंपाउंड,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये वर्ड आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल वर्ड लिखा है वहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करना है, जहाँ पे वर्ड कंपाउंड, कंपाउंडिंग ये लिखा है वहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको जानना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जब हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, किस पे चार्ज करते हैं? When interest is charged on, that's right, that is principal value. जब हम प्रिंसिपल वैल्यू पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और प्रिंसिपल का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, जो एक्चुअल पैसा आपने उधार लिया है या इन्वेस्ट किया है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। तो जब हम प्रिंसिपल पे ब्याज चार्ज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और जब हम किस पे ब्याज चार्ज करते हैं? अमाउंट पे। व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन अमाउंट, पहले तो आप यही बोलोगे कि आप इंटरेस्ट किस पे चार्ज करते हो? अमाउंट पे। फिर आता है जी ये अमाउंट क्या है, ठीक है, तो ये अमाउंट क्या होती है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो मूल पैसा आपने इन्वेस्ट किया है प्लस अब तक जो उस पे ब्याज आपने कमाया है, जब हम उन दोनों को एक्यूमुलेट कर देते हैं तो उसका नाम हम क्या देते हैं? अमाउंट देते हैं। तो यहाँ पे हम ब्याज किस पे चार्ज करते हैं? अमाउंट पे चार्ज करते हैं, प्रिंसिपल पे चार्ज नहीं करते। और अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अर्न्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। जो भी पिछले सालों में आपने ब्याज कमाया है, जब आप उस पे भी इंटरेस्ट देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम इस चीज़ को पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं कि व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट इज अमाउंट। मान लो मेरे पास 1,00,000 रुपया पड़ा है, ठीक है, और मैं उसे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ कहीं ना कहीं, और जो रेट की इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? 12% पर एनम है, और मैं उसको कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ? 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो जब भी ब्याज कमाना होता है तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 1,00,000 आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। 12% क्या आ गया आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। और 3 साल आपका क्या आ गया? टाइम पीरियड आ गया। अब हम इसे दोनों तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे निकालते हैं तो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालते हैं तो क्या होगा। सो मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज प्रिंसिपल पे मिलता है, तो मेरा प्रिंसिपल कितना है? 1,00,000। इस पे मुझे 12% के हिसाब से 1 साल का ब्याज निकाला, तो क्या आ गया बेटा? पहले साल का 12,000, ठीक है। दूसरे साल फिर मैंने निकाला, अब भी प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, तो प्रिंसिपल तो मुझे 1,00,000 ही लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12% ही है, और अब भी 1 साल का ही निकालना है, तो क्या आ गया? फिर से 12,000। तीसरे साल प्रिंसिपल क्या है? फिर से 1,00,000 है, प्रिंसिपल थोड़ी चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, और टाइम पीरियड 1। तो मुझे देखो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल कंसिस्टेंट रेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिला। क्यों? क्योंकि जब प्रिंसिपल कंसिस्टेंट है, सेम है, बदल नहीं रही है, तो इंटरेस्ट कैसे बदल जाएगा, ठीक है। अब यही अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालूं तो पहले साल, अब देखो ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल मेरा कितना है? 1,00,000। अमाउंट क्या है? वो भी 1,00,000 ही है, क्योंकि अब तक मैंने कोई ब्याज नहीं कमाया है। सो पहले साल प्रिंसिपल और अमाउंट क्या होता है? सेम होता है। तो अब मुझे मेरा ब्याज का रेट क्या है? 12%। तो पहले साल का मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 12,000। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है।
क्यों सेम रहता है? क्योंकि प्रिंसिपल और अमाउंट क्या होती है? सेम होती है, तो इसीलिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। अब हम आ गए दूसरे साल पे। दूसरे साल में प्रिंसिपल क्या है? 1,00,000 है, वो थोड़ी बदलेगा, लेकिन अमाउंट क्या हो गई है बेटा? अमाउंट हमारी हो गई है 1,12,000, क्योंकि अब पिछले साल का इंटरेस्ट उसमें ऐड हो गया है, तो मेरी अमाउंट हो गई है 1,12,000। अब मुझे उस पे एक साल का ब्याज निकालना है, तो 12% के हिसाब से कितना आया? 13,440। तो मेरा दूसरे साल का इंटरेस्ट ये आ गया। चलो जी, तीसरे साल पहुंच गए। तीसरे साल प्रिंसिपल तो सेम ही रहा, लेकिन अब मेरी अमाउंट कितनी हो गई है? 1,25,440। ठीक है, अब फिर मुझे इस पे 12% का ब्याज मिलेगा, तो ब्याज कितना आया बच्चा? 15,052.8। क्या आया? 15,052.8 ये आ गया बच्चा। ठीक है, क्लियर? अब देखो, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम था, दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? बढ़ता रहा। तो यहाँ से दूसरी चीज आपको पता लगी कि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल कांस्टेंट रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि प्रिंसिपल बदलती नहीं है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता क्यों है? क्योंकि आपकी अमाउंट बढ़ती रहती है, क्योंकि जो पिछले साल का ब्याज आपने कमाया वो उसमें क्या हो गया? ऐड हो गया। तो इस वजह से आपकी अमाउंट क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ब्याज ज़्यादा मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट कम मिलता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एज वेल, ये आपको ब्याज पे भी ब्याज कमा के देता है। ठीक है, लेकिन ये आपको सिर्फ इंटरेस्ट किस पे प्रोवाइड करता है? प्रिंसिपल पे। इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ओनली। लेकिन ये आपको क्या करता है? इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, दोनों पे आपको ब्याज कमा के देता है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से जब आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया ना, तो आप कभी भी क्वेश्चन में गलती नहीं कर सकते। सो आपने यहाँ से कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं कि पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये किस पे चार्ज करता है? प्रिंसिपल पे। ये किस पे चार्ज होता है? अमाउंट पे। और अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड थिंग, सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट रहता है पूरे टाइम पीरियड में, हर साल आपको सेम रिटर्न कमा के देगा थ्रू आउट द पीरियड। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो वेरिएबल होता है, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, हर साल बढ़ता रहता है, इंक्रीजिंग एवरी ईयर। क्यों? क्योंकि वो मैं बता चुकी हूँ कि ये आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देता है। थर्ड चीज आपने याद रखनी है कि फर्स्ट ईयर, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? क्योंकि पहले साल प्रिंसिपल और अमाउंट क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ट्रिकी होते हैं जो इन तीन चीजों के बेसिस पे, अगर आपका दिमाग क्लियर है तो आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हो। अब बेटा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, और इसके केस में हमने अगर अमाउंट निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करके।
लेकिन जब बारी आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो अब या तो हम एक एक साल करके निकालें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग जाता है। जैसे ऊपर वाले केस में हमने एक एक साल करके निकाला था ना, फर्क सिर्फ क्या होता है कि आपकी प्रिंसिपल बदलती रहती है। देखो पहले साल हमने 1 लाख पे लगाया, दूसरे साल हमने 1,12,000 पे लगाया, तीसरे साल हमने 1 लाख। तो अगर आप अपनी अमाउंट बदलते जा रहे हो तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको वो नहीं लगाना है तो आपके पास अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? P1 प्लस R अपॉन 100 पर N, ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा अमाउंट का। सो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली अमाउंट निकाल सकते हैं। A स्टैंड्स फॉर अमाउंट, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, R stands for rate of interest per annum and N is number of years। ठीक है। और अगर सपोज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब मैंने अभी आपको अमाउंट का फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस R अपॉन 100 पर N माइनस P। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं P कॉमन निकाल दूँ तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनता है? 1 प्लस R अपॉन 100 पर N माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली क्या है निकाल सकते हो। अब जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था 1,12% के हिसाब से, तो अगर मैं इस फॉर्मूले के थ्रू निकालूं तो प्रिंसिपल क्या है? 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12% पर एनम, और नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? 3। तो बेटा इसके लिए मैंने आपको कैलकुलेटर में बताया, कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको निकाल सकते हो। सो कैलकुलेटर क्या कहता है कि किस तरह से आपने पावर निकालनी है। तो आपको पावर बताया, देखो ये क्या बना? 1 लाख इंटू 1.12 का क्यूब। तो आपने क्या करना है? आपने लिखा 1.12, सबसे पहले आपने क्या किया? मल्टीप्लाई इक्वल टू, दिस बिकम स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालते वक्त तो हम मल्टीप्लाई इक्वल टू करते हैं, लेकिन अगली बार हम सिर्फ इक्वल टू करेंगे, उससे क्यूब निकलेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी मैं मल्टीप्लाई इक्वल टू करूंगी तो वो 1.12 की पावर 4 निकालेगा, फिर 1.12 की पावर 16 निकालेगा, क्योंकि वो स्क्वायर करता जा रहा है। लेकिन हमें उसकी एक एक पावर बढ़ानी है, तो ये 1.12 का स्क्वायर था, एक बार और दबाया, दिस बिकम्स 1.12 का क्यूब। अब इसको हमने 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। सो हमारा आंसर क्या आया? 1,40,000। तो हमारा यहाँ ऊपर क्या आया था? ये ऐड नहीं किया था हमने, ऐड करना था ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या आया? दैट इज 1,40,492 रुपीज 80 पैसा। और अगर हमें डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था तो हम क्या करते? 1 लाख 1.12 का क्यूब माइनस 1। तो उससे क्या होता कि जो आपने 1.12 का क्यूब निकाला था, 1.12 का स्क्वायर क्यूब, इसको आपने -1 कर दिया। तो अब आपने सिर्फ 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है, तो योर आंसर इज 40,492 रुपीज 80 पैसा। तो ये है आपका फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट एंड हाउ टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके केस में भी अगर आपको डायरेक्टली क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है, तो एक और फॉर्मूला बन जाता है। आपने यहाँ पे लिखा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपने प्रिंसिपल कॉमन निकाल दिया तो आपका अमाउंट का फॉर्मूला क्या आ गया? P इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो ये आपका अमाउंट का क्या है? फॉर्मूला है। क्लियर? समझ में आया? सो ये था कि हाउ टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट एंड हाउ टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपको बताया गया होगा कि जी प्रिंसिपल गिवन है या आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा या अमाउंट।
या फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, कुछ भी निकालना हो सकता है। तो उसके लिए आपके पास बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रिंसिपल निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। रेट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। और टाइम निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू क्या है फाइंड आउट कर सकते हो। और कई बार आपको क्या गिवन होता है, अमाउंट गिवन होती है, प्रिंसिपल निकालना होता है। तो उस केस में आप क्या निकालोगे, प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट 1 प्लस RT अपॉन 100। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट प्रिंसिपल। ठीक है। अब बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट में एक कंसेप्ट और आता है, दैट इज द टर्म कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग क्या होता है कि जर्नली हमने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें तो हमने कहा था कि साल में एक ही बार ब्याज मिलता है, जब साल खत्म हो जाता है तब वो आपको ब्याज देते हैं। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कंपाउंडिंग साल में एक से ज़्यादा बार भी हो सकती है। सो कंपाउंडिंग का मतलब होता है एक तरह से नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड इन अ पर्टिकुलर ईयर, कि एक साल में आप कितनी बार ब्याज चार्ज कर रहे हो, उसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। तो कंपाउंडिंग आपकी एनुअली भी हो सकती है, साल में एक बार। कंपाउंडिंग आपकी सेमी एनुअली भी हो सकती है, साल में 2 बार 6 महीने के बाद। कंपाउंडिंग आपकी क्वार्टरली भी हो सकती है, साल में 4 बार 3 महीनों के बाद। और कंपाउंडिंग आपकी मंथली भी हो सकती है, यानी कि हर महीने के बाद। तो अगर एनुअली है तो आपको ब्याज एक ही बार मिलेगा साल के खत्म होने पे। सेमी एनुअली है तो आपको 2 बार ब्याज मिलेगा, एक बार आप ये लगा लो जून में, या फिर अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो तो जून और दिसंबर में मिलेगा, अगर आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो तो सितंबर और मार्च में मिलेगा। ठीक है। अब अगर क्वार्टरली की बात करें तो साल में 4 बार ब्याज मिलता है हर 3 महीने के बाद। तो वो क्या हुआ, एक बार मार्च में मिल गया, एक बार जून में मिल गया, एक बार सितंबर में मिल गया और एक बार दिसंबर में मिल गया। और मंथली का मतलब साल में 12 बार हर महीना खत्म होने पे आपको ब्याज मिलेगा। अब आपको पता है बेटा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो जितनी ज़्यादा आपकी कंपाउंडिंग होगी उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपको ब्याज उतना ज़्यादा मिलेगा। तो बेटा हमने एनुअली का फॉर्मूला तो पढ़ लिया, तो सेमी एनुअली क्वार्टरली कैसे निकालेंगे, तो हम उसी फॉर्मूला में हल्का सा चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं कि प्रिंसिपल तो सेम रहा, ठीक है, लेकिन अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा, अगर आप 6 महीने बाद ब्याज दे रहे हो और आपको कहा है कि 12% पूरे साल का मिलेगा, तो आप 6 महीने पे 12% तो दोगे नहीं, आप उसको भी क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, यानी कि 6 महीने में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 6%। अगर वही क्वार्टरली होगा तो 3 महीने का निकालोगे, तो 3 महीने में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3%। और महीने की महीने क्या मिलेगा, 1%। तो उसके लिए हमने जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब बेटा इंस्टॉलमेंट्स, अगर एनुअली है तो साल में एक ही बार मिलेगा, लेकिन अगर सेमी एनुअली है तो हर साल में 2 बार मिलेगा, तो वहाँ पे आपके नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्वार्टरली है तो साल में 4 बार मिलेगा, तो नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और अगर मंथली है तो साल में 12 बार मिलेगा, तो उसके लिए हमने ये n नंबर ऑफ ईयर्स था उसको अपनी k कंपाउंडिंग से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप कोई भी कंपाउंडिंग क्या है निकाल सकते हो। अगर आपकी सेमी एनुअली है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 200 पार 2n। अगर क्वार्टरली है तो क्या बन जाएगा, P 1 प्लस आर अपॉन 400 पार 4n।
और अगर मंथली है तो क्या बन जाएगा P 1 प्लस R अपॉन 1200 पर 12n। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो -1 करके तो आप निकाल ही लोगे। तो ये फॉर्मूला होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग अलग सिचुएशंस में निकालने के लिए। चलो हम एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे क्लैरिटी हो जाएगी कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हाँ जी, हाँ अभी बताती हूँ। कन्वर्शन पीरियड बेटा यही होता है, इसको कंपाउंडिंग को ही बोलते हैं। कंपाउंडिंग इज कॉल्ड कन्वर्शन पीरियड। कन्वर्शन पीरियड भी यही कहता है कि कितने टाइम पीरियड के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर एनुअली है तो 1 साल बाद मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कन्वर्शन। तो ये जो आप KN कहते हो ना, दिस इज कॉल्ड कन्वर्शन पीरियड, कि आपको कितने टाइम पीरियड के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। सो क्वार्टरली में हर 3 महीने बाद मिलेगा। सो कन्वर्शन पीरियड में हम क्या डालते हैं कि 1 साल में 4 बार 4n। वो तो इसी चीज को कि नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन अ ईयर, दैट इज कॉल्ड कन्वर्शन पीरियड। सो टोटल टाइम पीरियड्स में आपको कितनी इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी, इस पूरे को हम कन्वर्शन पीरियड का नाम दे देते हैं। और कई लोग ये भी कह देते हैं कि कन्वर्शन पीरियड क्या बताता है कि कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है, उसको भी कन्वर्शन पीरियड कहते हैं। ठीक है। सो लेट्स से हमको एक ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें सिंपल इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाउ सपोज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो कि हाउ टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट। हम एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कई बार आता है ₹8,000 बिकम्स ₹10,000 in 2 years at simple interest rate। ठीक है। तो आपको बताना है कि अमाउंट दैट विल बिकम ₹6875 in 3 years at same रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें एक तरह से उसने 2 क्वेश्चंस मर्ज किए हैं। वो 8,000 ठीक है। कौन सा 8,000? हाँ ये 8,000। तो इसमें उसने 2 क्वेश्चंस मर्ज किए हैं। पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि जो 8,000 है वो 2 साल में कितने बन जाते हैं, 10,000। ठीक है। तो एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले तो बताओ कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। तो अब देखो प्रिंसिपल क्या है 8,000, अमाउंट क्या बन रही है आपकी 10,000, टाइम पीरियड कितना है 2 साल। तो आप इसमें से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 5,000। ठीक है। तो क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट 2,000 आ गया। तो यहां से हम क्या निकालेंगे बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2,000 इंटू 100, प्रिंसिपल इज 8,000 एंड टाइम इज 2 years। तो यहां से हमारा क्या आ गया बेटा, दैट इज 12.5% पर एनम। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि व्हाट सम विल बिकम, मतलब ये बनना चाहिए। तो ये क्या है, अमाउंट है और हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना अमाउंट का, अमाउंट अपॉन 1 प्लस RT अपॉन 100। सो अमाउंट इज 6875, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं 12.5 है, टाइम पीरियड 3 है अपॉन 100। सो दिस इज 6875 इंटू 137.5। आपने इसको डिवाइड किया बेटा, 6875 डिवाइडेड बाय 137.5, सो योर आंसर इज
50 क्योंकि पर 100 से भी मल्टीप्लाई होगा. सो दिस बिकम्स 5000 रुपीज इज योर प्रिंसिपल वैल्यू. क्लियर? समझ में आया? सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम ऐसा ही. आप देखो क्या कह रहा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इफ सिंपल इंटरेस्ट on a sum of money at the rate of 6% per annum for 7 years is equal to twice of simple interest on another sum for 9 years at 5% per annum. Find the ratio. आपको उनकी रेशियो निकालनी है प्रिंसिपल अमाउंट की. बिल्कुल सही. इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम फॉर 7 years is equal to twice of simple interest on another sum for 9 years. इसका मतलब पहला सम आप क्या ले लोगे? x. दूसरा क्या ले लोगे? y. x पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? x इंटू 6/100 इंटू 7 years. y पे कितना आया? y इंटू 5% फॉर 9 years. अब उसने कहा कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन y एट द रेट ऑफ 5% फॉर 9 years. तो अब आपकी इक्वेशन बन गई है. ये क्या बना बेटा? 42x/100. ये क्या बन गया? 90y/100. 100 और 100 कैंसिल. x/y क्या बना? 90/42. तो क्या आ गया? 15/7. ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Now next question says कि find number of years a sum of money become 4 times. A sum of money become 4 times at the rate of 12% per annum सिंपल इंटरेस्ट. तो बताइए क्या होगा? अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ ईयर्स. अ सम ऑफ मनी हमें नहीं पता तो मान लो वो क्या है? x है. ठीक है. बिकम 4 टाइम्स 25%. बिल्कुल 25 ईयर्स. बिल्कुल सही. तो अब वो कितने होने चाहिए? 4 टाइम्स. यानी कि आपका प्रिंसिपल क्या है? x है. तो आपका अमाउंट क्या बनना चाहिए बेटा? 4x बनना चाहिए. ठीक है. तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा? दैट इज 3x. ठीक है. तो अब आप इसको निकाल लो. आपके पास क्या है? आपको ईयर्स निकालने हैं बेटा. ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप x ना लेके 100 लेके भी कर लोगे तो भी वो इजी क्वेश्चन बन जाएगा. तो x की बजाय आप यहाँ पे 100, यहाँ पे 400 और यहाँ पे क्या ले लो? 300. आपको टाइम पीरियड निकालना है तो फॉर्मूला आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू रेट. तो आपका क्या आ गया बच्चा? दैट इज 300/12. सो दैट इज 25 ईयर्स. अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट डाल दूं तो बताओ क्या होगा? क्वेश्चन इज सेम. फाइंड नंबर ऑफ ईयर्स in which a sum of money becomes 4 times at the rate of 12% per annum compounded annually. अब हमारा क्या है? हमने उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट घुसा दिया, कंपाउंडेड एनुअली. तो उस केस में अब देखो क्या है? आपका प्रिंसिपल क्या आया? 100. अमाउंट क्या आया? 400. सो यहाँ पे आप डायरेक्टली अमाउंट का भी फॉर्मूला लगा सकते हो. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर एन.
तो यहाँ पे ये 2 zeros तो कट गई, आपका फॉर्मूला क्या बना 1.12 पावर n इक्वल्स टू 4। अब इसको करने के कई शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। इसका आंसर बेटा मैंने आप चेक करो। अब इसको करने के क्या ऑप्शंस है बेटा, एक तो है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में आप क्या करोगे, 1.12 की पावर निकालोगे विच इज अप्रोक्सीमेट टू 4। अब देखो इनटू इक्वल टू स्क्वायर हो गया, क्यूब 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 पे 3.8 है, 13 पे 4.3, इसका मतलब आंसर लाइज बिटवीन 12 टू 13। तो आपने ऑप्शंस चेक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन है 12 इयर्स। जो 12 इयर्स समथिंग का ऑप्शन है वो आपका क्या है, आंसर है। लेकिन कई बार क्या होता है, आंसर इज 12 इयर्स अप्रॉक्सीमेटली, हमें यहाँ से ये पता लगा। लेकिन कई बार क्या होता है ऑप्शंस में 12 इयर्स 4 मंथ, 12 इयर्स 6 मंथ, 12 ईयर 9 मंथ्स दिए हैं, तो फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, लॉगरिथम। उसके लिए फिर ऑप्शन क्या है, लॉगरिथम। या फिर अब देखो ऑप्शंस, अब आपको 1.12 या तो ऑप्शंस के थ्रू निकाल लो। जैसे सपोज आपको दिया है 9.7, तो आपको निकालना सिखाया था ना, a की पावर x कैसे निकलता है, प्रेस स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, ठीक है। फिर क्या करो, सब्ट्रैक्ट 1, फिर क्या करो, मल्टीप्लाई विद द पावर, पावर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या कर दो, ऐड 1, और फिर क्या करो, प्रेस मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स। उसके केस में आपको सारी ऑप्शंस के बेसिस पे आंसर निकालना होगा। तो दूसरा तरीका आप लॉगरिथम के थ्रू निकाल सकते हो। अब जैसे आपके पास क्या है, 1.12 पावर n इक्वल्स टू 4, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग लगाएंगे। तो क्या बना, n लॉग ऑफ 1.12, आपको पता है लॉग जब हम अप्लाई करते हैं तो पावर आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4। अब मैंने आपको 1.12 का लॉग कैसे निकलेगा, 1.12 का लॉग, शाबाश बताइए कैसे निकलेगा। 1.12 का लॉग निकालने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, स्टेप्स होते हैं लॉग निकालने के। प्रेस स्क्वायर रूट 19 टाइम्स, फिर सब्ट्रैक्ट 1 एंड देन मल्टीप्लाई 27695। तो आपने क्या किया बेटा, ये कैलकुलेटर 1.12 इसका स्क्वायर रूट निकाला 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, -1 इंटू 22695, क्या आ गया बेटा 0.0492। तो आप ले लो 0.049218 तक की वैल्यू, ठीक है। अब हमने 4 का लॉग निकालना है, तो 4 का क्या आएगा, स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, -1 इंटू 22695, तो ये आ गया बेटा 0.602021। अब n की वैल्यू क्या आ गई, 0.6021 डिवाइडेड बाय 0.049218, तो इसको डिवाइड कर दिया, 0.6021 डिवाइडेड बाय 0.049218, तो क्या आ गया बेटा 12.23। ये आंसर आया ईयर्स में। अब इसमें एक और चीज आती है, समटाइम्स दे विल गिव यू आंसर इन मंथ्स एज वेल। तो आपने क्या करना है, 12 ईयर्स
और 0.23 को टोटल मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या आ गया 12 ईयर्स 2.76 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स, सो 3 मंथ्स। सो आपका आंसर एग्जैक्टली क्या आया 12 ईयर्स 3 मंथ्स। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 3 चीजें बताई कि अगर तो आपके ऑप्शंस में सारी होल पावर्स दे रखी हैं तो आप पावर इनटू इक्वल टू करके निकाल सकते हो, लेकिन अगर आंसर फ्रैक्शंस में दे रखा है ईयर्स एंड मंथ्स, ठीक है, और सेम ही वैल्यू रिपीट हो रही है ईयर्स की, तो आपने लॉग के थ्रू आंसर निकालना है, उससे आपका आंसर हमेशा एग्जैक्ट आएगा। और कैलकुलेटर के थ्रू पावर निकालनी भी बताई कि जब भी आपको पावर निकालनी होती है किसी की भी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू, दैट बिकम्स स्क्वायर, उसके बाद आपने सिर्फ इक्वल टू दबाना है। और कैलकुलेटर तो आपका बताता भी है कि आपने कितनी बार इक्वल टू दबाया है। ये जो कंप्यूटर लैपटॉप का या डेस्कटॉप का कैलकुलेटर होता है वो नहीं बताता है, लेकिन आपके कैलकुलेटर में लेफ्ट साइड पे इंडेक्स आता है। तो आपको अगर 7th पावर निकालनी है तो आपको देखना है कि इंडेक्स में क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, क्योंकि वो इनटू इक्वल टू को 2 अलग अलग कमांड्स लेता है, इसीलिए आपकी उसमें एक पावर हमेशा ज़्यादा है। क्लियर, डन। चलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जनरली जो क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आती है वो होती है बच्चा कि जब आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कुछ दे रखा हो। चलो लेट्स डू अ क्वेश्चन। अब देखो सपोज आपको क्वेश्चन दिया है, अब देखो क्या है, अब क्वेश्चन सेज difference between simple interest and compound interest and simple interest on a certain sum for 2 years at the rate of 10% per annum is rupees 1000. So find the sum. अब आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, और डिफरेंस क्या दे रखा है 1000। तो आपने क्या करना है कि जी मान लो प्रिंसिपल क्या है x है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो ये क्या आ गया 1 लाख, 0.2x आ गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा प्रिंसिपल 1 प्लस 10/100 पार्ट 2 -1, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21, तो ये क्या बना 0.21x। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 1000, तो 0.01x इज इक्वल टू 1000, तो x क्या आ गया बेटा आपका 1 लाख रुपीज क्या है आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, देखो क्या है, इन व्हाट टाइम, अब ये सॉल्व करके देखो, इन व्हाट टाइम रुपीज 3,90,625 amounts to rupees 4,56,976 at the rate of 8% per annum। ठीक है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बेटा जनरली ICI में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको पावर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको पावर वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है तो आपको कैलकुलेटर के थ्रू आप उसे सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ये भी दिक्कत आती है कि जब आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं करता है, तो आपको 4 डेसिमल प्लेसेस से आंसर निकालना है,
कंप्लीट डेसिमल प्लेसेस से आंसर निकालना है। जो आंसर उन दोनों के बीच में लाई करेगा वो आपका क्या है आंसर, आप उसको सेलेक्ट करोगे। अब वो क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम दिस अमाउंट बिकम्स दिस व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सो व्हाट इज दिस 3,90,625? प्रिंसिपल। And what is this 4,56,976? That is amount. तो आपने फॉर्मूला पुट किया 4,56,976 that is equal to 3,90,625 1 plus now it's semi annually। तो semi annually के केस में क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2। सो 200 हो गया और यहाँ पे क्या आ गया 2n आ गया। सो ये बना 4,56,976 डिवाइडेड बाय 3,90,625। सो दिस इज 1.04 पर 2n। तो आपने वही किया 456,976 डिवाइडेड बाय 390,625। सो योर वैल्यू इज 1.169,85856। अब आप ना 1.04 की पावर निकाल के देख लो कुछ ये बन रहा है कि नहीं। सो 1.04 की पावर निकाली 2 3 4, देखो 4 पे आ गया ना, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बना 1.04 की पावर 4 और ये क्या बना 1.04 की पावर 2n। अब अगेन बेस सेम है तो पावर सेम होगी, 2n इक्वल्स टू 4, तो n क्या आ गया 2 years। So this amount will become in 2 years। ठीक है, क्लियर। अब बेटा इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक टर्म और आती है दैट इज कॉल्ड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट आपको प्रॉमिस किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट रेट मेंशन्ड है वो क्या होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो आप कहोगे नॉमिनल रेट अगर वो है तो इफेक्टिव रेट क्या होता है। बेटा अगर तो आपकी कंपाउंडिंग एनुअली है, ठीक है, अगर आपकी कंपाउंडिंग क्या है एनुअली है, तो बेटा नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, क्योंकि आपको मिल भी साल पे वही इंटरेस्ट रहा है और एक्चुअल में कमा भी वही रहे हो, प्रॉमिस भी वही किया गया है, कमा भी वही रहे हो। फर्क कब आता है, जब आपकी कंपाउंडिंग अदर देन एनुअली होती है, तो उसमें प्रॉमिस आपको जो किया जाता है आपको उससे ज़्यादा ही ब्याज मिलता है। क्यों, क्योंकि आप अपने ब्याज पे भी ब्याज कमा रहे हो। इसको हम एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे हमने कहा कि मान लो आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो एट 12% पर एनम, ठीक है। अब अगर तो मेरी कंपाउंडिंग क्या है एनुअली है, तो मुझे साल में एक ही बार ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा 12,000। तो मुझे कहा भी यही क्या था साल का 12,000 मिलेगा, मुझे मिला भी यही, ठीक है। अब अगर मेरी कंपाउंडिंग क्या आती है सेमी एनुअल, तो बेटा मुझे 2 बार ब्याज मिलेगा। पहली बार 1 लाख पे 6% मिला, 6 महीने का कितना 6,000। दूसरी बार मुझे 1,06,000 पे फिर 6% मिला, कितना मिला 6,360 रुपये। तो मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 12,360, जबकि मुझे कहा क्या गया था कि तुम्हें 1 लाख पे 12,000 मिलेगा, लेकिन मुझे मिला उससे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि कंपाउंडिंग एक से ज़्यादा बार हुई। तो बेटा अगर मैं 12,360 रुपये के हिसाब से 1 लाख पे ब्याज चार्ज करूं तो मुझे ब्याज कितना मिला 12.36%।
तो ये जो मुझे मिला इसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव रेट, और जो मुझे कहा गया था उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल रेट कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कंपाउंडिंग एनुअली से ज़्यादा बार होगी तो आपको नॉमिनल रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको हम इफेक्टिव रेट कहते हैं। इसको आप क्वार्टरली में भी करके देख लो। क्वार्टरली में पहले क्वार्टर का कितना मिला, 1 लाख का 3%, कितना मिला, 3000। दूसरे क्वार्टर का कितना मिला, 1,03,000 का अगेन 3%, कितना आ गया, 3090। फिर थर्ड क्वार्टर का फिर मिला 1,06,090 पे, 3182.7, और फिर फोर्थ वाले पे मिला कितना, 1,09,272 रुपीज 7 पैसा पे 3% कितना मिला, 3278.2 लगा लो सपोज। अब टोटल कितना आ गया बेटा, 12,550.9। इसका मतलब मुझे कितना मिला बेटा, 12.55% मिला ना पूरे साल का। सो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा इफेक्टिव रेट हमेशा एक साल का निकाला जाता है, तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही है, बस उसमें से प्रिंसिपल उड़ा देना है और के एन के पीछे का एन उड़ा देना है। देखो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट का P1 प्लस आर अपॉन के इंटू 100 पार के एन माइनस 1, ये था ना फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से हमने डिराइव किया, P उड़ा दिया, 1 प्लस आर अपॉन के इंटू 100 पार के एन के पीछे का एन उड़ा दिया, -1 इंटू 100। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको किसी भी का पूछा जा सकता है कि विच वन इज बेटर इन्वेस्टमेंट, जैसे जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जी कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट है बताओ। ठीक है, उसमें क्या है कि मान लो आपको 5.5% मिल रहा है सेमी एनुअली, ठीक है, और आपको 5.4% मिल रहा है क्वार्टरली, तो कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेटर अप्रोच है आपको निकालना है। तो आप सेमी एनुअली का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, 1 प्लस 5.5 अपॉन 200 पार्ट 2 -1 इंटू 100, ठीक है, ये निकालोगे। और यहाँ से क्वार्टरली का निकालोगे, 5.4 डिवाइडेड बाय 400 पार 4 -1 इंटू 100। सो आपने निकाला 5.5 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 इंटू स्क्वायर -1 इंटू 100, सो दैट विल बी 5.575% आ गया साल का। और इसका निकाला 5.4 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 234 -1 इंटू 100, सो दैट विल बी 5.51%। तो कौन सी बेटर अप्रोच है, सेमी एनुअली। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ये तो हमने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एन्युइटी। ठीक है, एन्युइटी क्या होता है बेटा, अभी तक जो आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि तुम्हारे पास पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए थे, मतलब जब तुम्हारे पास सरप्लस फंड्स होते हैं, एक जो समझे जिसमें जैसे टोटल अमाउंट दी उसमें हम 3 अमाउंट निकाल लेते हैं, वो सम नहीं आता, वो देखो क्या है, एक क्वेश्चन क्या हमारे पास रिक्वेस्ट चाहिए, लेट्स डू दैट, कि आपको उसे 3 लोगों के बीच में बांटना है। ठीक है, सपोज द क्वेश्चन इज इसमें मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे दीजिए। एक 44,000 अमाउंट है उसकी, हाँ, ₹44,000 और
तीन लोगों के बीच में इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी, हाँ 868% है एट द रेट ऑफ 868 लगभग। अच्छा, इसका 8% पर एनम है, इसका 6% पर एनम है और इसका 8% पर एनम है। और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका टाइम था 235, इसका 2 years है। अमाउंट इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है पूरी लाइन 2, 3 and 5। एक बार पूरी स्टेटमेंट पढ़ दो बेटा, क्या है स्टेटमेंट नहीं बता, बस मैंने क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ तो बेटा ये तो बताना पड़ेगा ना कि उसका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल है, क्या है। ऐसे तो आधे अधूरे से क्वेश्चन नहीं हम सॉल्व कर पाएंगे। यू हैव टू लेट मी नो द एंटायर थिंग ना कि क्या है उसके अंदर कि उनका। चलो हाँ ये रहा, अ सम ऑफ ₹44,000 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, सच दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट earned after 2 years, 3 years and 6 years है यहाँ पे, ठीक है, 2 years, 3 years and 6 years at the rate of may be equal at the rate of simple interest are 686। यहाँ पे भी क्या है 686 है at the rate of 6%, 8% and 6% per annum। देन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सम आपको निकालना है, ठीक है, और ये किसका है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है 44,000 को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, हमने उसको ABC में डिवाइड कर दिया, सच दैट द इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 2 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इसका 3 years एट द रेट ऑफ 8% एंड इसका दिस आर इक्वल। तो आपने पहले क्या किया, A का निकाला इंटरेस्ट, A into 6% per annum for 2 years, that is equal to B into 8/100 for 3 years and C into 6% for 6 years। ये तीनों इक्वल आ गए, that means 12A is equal to 24B, that is equal to 36C। आपने इसको ये क्या आ गया, A इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 3C आ गया बच्चा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर लो, वैल्यू निकाल लो। A की वैल्यू क्या आ गई K, B की वैल्यू क्या आ गई K/2 और C की वैल्यू क्या आ गई K/3 एंड यू नो A प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल टू 44,000। सो K प्लस K/2 प्लस K/3 दैट इज इक्वल टू 44,000। तो आपने एलसीएम लिया, ये बना 6K प्लस 3K प्लस 2K दैट इज 44,000। तो ये क्या बना, K इज इक्वल टू 44,000 इंटू 6/11। तो आपकी K की वैल्यू आ गई बेटा 24,000। तो इसका मतलब A की वैल्यू 24,000, B की वैल्यू 12,000 एंड C की वैल्यू 8,000। अगर वैल्यू इक्वल ना, इंटरेस्ट इक्वल ना हो फिर कैसे करेंगे बेटा, अगर वैल्यू इंटरेस्ट इक्वल नहीं है तो फिर आपको इंटरेस्ट कुछ ना कुछ तो दिया होना चाहिए ना, आपको टोटल इंटरेस्ट अर्न दिया होगा या कुछ दिया होगा। अब अगर इंटरेस्ट ही इक्वल नहीं है तो फिर वो कुछ और बताएगा कि जी तीनों का इंटरेस्ट मिला के इतना होता है, तो फिर आप A प्लस B प्लस C करके उसका टोटल इंटरेस्ट शो करोगे। तो उस तरह से इक्वेशंस बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको गिवन होगा, उसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आया? चलो बच्चा, सो नेक्स्ट थिंग हम डिस्कस करने जा रहे थे दैट इज एन्युइटी। सो मैंने आपको बताया कि अभी तक आपके पास क्या थे, सरप्लस फंड्स थे, फालतू पैसा, ठीक है ना, जो आपकी तिजोरी में पड़ा था। आपने कहा कि उस पैसे को तिजोरी में पड़ा तो वो बढ़ेगा नहीं, तो किसी को उधार दे देता हूँ, कहीं किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, बैंक में डाल देता हूँ ताकि वो मुझे कुछ रिटर्न्स कमा के दे। तो बेटा जब तो होते हैं सरप्लस फंड्स, आप उसको इन्वेस्ट करते हो, तब तो आपका कॉन्सेप्ट जो आता है वो किसका आता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, समझ में आया। सो सरप्लस फंड्स
जो आपके पास है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। बेटा प्रिंसिपल का एक नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू, टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी। और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जो पैसे आपको मिलते हैं, अमाउंट, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू। बेटा जब आप सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट करते हो तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू भी होती है, आपकी फ्यूचर वैल्यू भी होती है, मतलब आपका प्रिंसिपल भी होता है, आपका अमाउंट भी होता है। लेकिन यहाँ एन्युटी के केस में हमारे पास पैसों की तंगी है, पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, पैसे थोड़ा थोड़ा करके क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसा क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में हम किसी चीज का भुगतान कर रहे हैं, तो जहां पे भी टर्म कौन सी आती है, इंस्टॉलमेंट्स, वहां पे टर्म क्या यूज होती है, एन्युटी। सो एन्युटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स। और बेटा एक बात याद रखना, इंस्टॉलमेंट्स के केस में या तो आपकी फ्यूचर वैल्यू आएगी या आपकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। इंस्टॉलमेंट्स में कभी भी दोनों चीजें नहीं आती हैं। जहां पे भी क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों दे रखे हों या उनमें से कोई पूछ रखा हो, वहां पे क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब प्रिंसिपल, अमाउंट का मतलब फ्यूचर वैल्यू। लेकिन अगर वो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं हर महीने 100 रुपए जमा करता हूं ताकि मुझे 10 साल बाद पैसे मिले, तो मुझे पैसे कब मिलेंगे, 10 साल बाद। तो जो पैसा इंस्टॉलमेंट खत्म होने के बाद मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू। और एक होता है आप भुगतान कर रहे हो, मतलब रीपेमेंट। तो बेटा चीज तो आपको मिल चुकी है, तो आपको पैसे पहले मिल चुके हैं, आप उसकी रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, तो वहां पे सिनेरियो क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले आप एन्युटी का मतलब समझिए, एन्युटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन इंस्टॉलमेंट्स के कुछ फीचर हैं, क्या, कि इंस्टॉलमेंट रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर का मतलब उसमें कोई इंस्टॉलमेंट मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर प्री डिफाइंड इंटरवल, प्री डिफाइंड इंटरवल का मतलब क्या होता है कि आपने कितनी देर बाद इंस्टॉलमेंट पे करनी है, महीने के बाद पे करनी है, क्वार्टर के बाद के पे करनी है, 6 महीने के बाद पे करनी है, मंथली पे करनी है, दैट मैटर्स। आपका इंटरवल भी क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। आपकी इंटरवल की एन्युटी की अमाउंट भी क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। और आपका टाइम पीरियड भी क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, कि आप कितनी देर के लिए ये इंस्टॉलमेंट क्या है, पे करोगे। अब जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने एक बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल दिया, आपको पता है ना आरडी अकाउंट होता है, ठीक है, एक होता है एफडी और एक होता है आरडी। दिस इज अ वेरी क्लियर कट डिफरेंस। और एक होता है आपका लोन। दिस इज अ वेरी क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स एंड योर एन्युटी। बेटा जब तुमने एफडी कराई, इसका मतलब तुम्हारे पास इकट्ठा पैसा था, लाख रुपए, 50,000 रुपए, 2 लाख, 5 लाख आपने बैंक में डाल दिए। बैंक ने कहा आप बताओ कितने साल की एफडी करनी है, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की। तो जब एफडी का टाइम पीरियड खत्म होगा तब जाके आपको पैसे मिलेंगे ना, वो क्या होता है आपका सरप्लस फंड्स वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का सिनेरियो। बैंक में जर्नली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। एक होता है मैंने आरडी अकाउंट खोल दिया,
तो आपको पता होना चाहिए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, बैंक पूछता है कितनी देर बाद इंस्टॉलमेंट जमा करोगे, महीने के बाद, 2 महीने के बाद, क्वार्टरली। तो आप कहते हो मान लो मैंने क्वार्टरली, तो आप हर 3 महीने के बाद जाते हो उसमें पैसे जमा कराते हो, इस उम्मीद से कि जब मेरा पीरियड खत्म होगा, मैंने 1 साल की ली है, 2 साल की ली है, 3 साल की ली है, तो जब वो टाइम पीरियड खत्म होगा तो मुझे एक साथ इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, इंस्टॉलमेंट्स में सेविंग कर रही हूँ। तो वो किसका सिनेरियो है, एन्युटी का। आपने बैंक से लोन लिया घर बनाने के लिए, तो बैंक ने आपको इकट्ठा पैसा दे दिया, ठीक है ना, आपने घर बनाना शुरू कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, उसकी इंस्टॉलमेंट में लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, तो वो भी सिनेरियो किसका है, एन्युटी का। तो जब भी आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसा इकट्ठा कर रहे हो या इंस्टॉलमेंट में किसी की पेमेंट कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एन्युटी कहते हैं। और एन्युटी का अमाउंट फिक्स होना चाहिए, एन्युटी का इंटरवल फिक्स होना चाहिए, एन्युटी का टाइम पीरियड डिफाइंड होना चाहिए, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, कितनी देर के लिए आप वो इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे, तो उसको हम एन्युटी कहते हैं। और एन्युटी की कोई भी इंस्टॉलमेंट मिस नहीं होनी चाहिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि एन्युटी में या तो प्रेजेंट वैल्यू होगा या फ्यूचर वैल्यू होगा, दोनों चीजें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती कि प्रेजेंट वैल्यू भी हो और फ्यूचर वैल्यू भी हो। आई होप आप सब लोगों को बेटा समझ में आ रहा है, एवरीवन इज क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं एन्युटी कितने तरह की होती है। सो हमारी एन्युटी जो होती है वो 2 तरह की होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप एन्युटी जमा कब करा रहे हो। तो एक होती है एन्युटी रेगुलर और एक होती है बेटा एन्युटी ड्यू और इमीडिएट, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, अगर तो आप इंस्टॉलमेंट जो है वो एंड ऑफ इंटरवल पे कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट इज पेड एट द एंड ऑफ द इंटरवल, तो उसको हम क्या कहते हैं, एन्युटी रेगुलर कहते हैं। मतलब मैं कहूँ कि मैंने मंथली आरडी खोल रखी है और मैं हर महीने के आखिरी हफ्ते में जाके खाते में पैसे जमा कर देती हूँ, सो दिस इज कॉल्ड एन्युटी रेगुलर। और अगर मैं इंटरवल के बिगिनिंग में पे कर रही हूँ, बिगिनिंग ऑफ इंटरवल, तो उसको हम क्या कहते हैं, एन्युटी ड्यू और इमीडिएट। जर्नली जो क्वेश्चन होता है वो किसका होता है, एन्युटी रेगुलर का, कि अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, चुप, कुछ नहीं बता रहा कब पेमेंट की है, तो आप क्या मानोगे, एन्युटी रेगुलर मानोगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या क्वार्टर या स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ये वर्ड भी यही इंडिकेट करता है कि आपकी एन्युटी क्या है, एन्युटी ड्यू और इमीडिएट है। एक कॉन्सेप्ट और होता है, हालांकि उसे हमने कुछ नहीं करना होता, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी में क्या होता है कि जी स्कीम लगी हुई थी, उन्होंने कहा जी बाइक ले जाओ, 10,000 रुपये जमा कराओ, उसके बाद आपको 1 साल तक कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद शुरू होगी। तो आपने 1 साल के लिए इंस्टॉलमेंट को कैंसिल कर दिया, डेफर कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेफर्ड एन्युटी कहते हैं। और एक होता है कॉन्सेप्ट परपेचुटी। परपेट, मैंने देखो एन्युटी के केस में कहा था कि टाइम पीरियड डिफाइंड होना चाहिए। जब आपका टाइम पीरियड डिफाइंड होता है तो वो तो होता है एन्युटी, लेकिन जब आपका टाइम पीरियड अनडिफाइंड होता है, आपको पता ही नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँ मुझे पैसे मिलते रहें, अब कब तक जिंदा रहेगा हमें नहीं पता, या फिर मेरे आने वाली पुश्तों तक को ये पैसे मिलते रहे इंस्टॉलमेंट्स में, तो मुझे नहीं पता कब तक मिलेंगे। तो जहाँ पे आपका टाइम पीरियड अनडिफाइंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, परपेचुटी कहते हैं, मतलब दैट इज कंटिन्यूड ऑन। अब देखो मैंने तुम्हें कोई भी ये जो जितने भी आपके ये गवर्नमेंट प्राइजेस अनाउंस करती है, भारत रत्न हो गया, दादा साहिब फाल्के अवार्ड हो गया, उसमें वो कैश मनी भी देते हैं, प्राइज मनी भी देते हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ, एक फंड खोल रखा है,
वो हर साल उसी फंड में से ये प्राइजेस क्या है स्पॉन्सर करते हैं। तो अब कितने साल तक ये स्पॉन्सर करने हैं दैट इज अनडिफाइंड ना, तो वो जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसके केस में क्या है परपेचुटी, कि दैट विल गो ऑन फॉर इनडेफिनिट टाइम पीरियड। क्लियर, समझ में आया? सो मैंने अभी आपको बताया कि एन्युटी के केस में या तो फ्यूचर वैल्यू होती है या प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो हम पहले निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू, कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलती है। तो अब आपको पता है आपके पास दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है एन्युटी रेगुलर और एक होता है एन्युटी ड्यू और इमीडिएट। एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू और इमीडिएट। अगर आपका क्वेश्चन है एन्युटी रेगुलर का, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 प्लस आई पावर एन minus 1 upon I. Now what is this A? Annuity. What is this I? That is interest rate depending upon compounding, कि कब हो रहा है, कितने टाइम पीरियड के बाद. And what is this N? This is NK. So ये आपका फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, और एक होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू और इमीडिएट। अब इसमें क्या होता है, आप एज इट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लिखते हो और उसको 1 प्लस आई से क्या कर देते हो मल्टीप्लाई। अब ऐसा क्यों, ये भी आपको समझाया कि देखो अगर तुम्हारा एन्युटी रेगुलर है, मान लो मैंने आरडी अकाउंट खोला 1 साल का, ठीक है, मैंने अप्रैल से शुरू किया, अप्रैल के एंड में जाके मैंने 5,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, तो बेटा इस 5,000 पे मुझे कितने महीने का ब्याज मिलेगा, 11 मंथ्स का। क्यों, क्योंकि ये 5,000 बैंक के पास 11 महीने के लिए रहे। अप्रैल का मंथ तो निकल गया ना, अगली अप्रैल में ही खत्म, मार्च में खत्म हो जाएगा, 1 साल का मैंने लिया है, तो बेटा ये कितनी देर के लिए है, 11 महीनों के लिए। मई वाला कितनी देर के लिए है, 10 महीनों के लिए। तो सबके केस में एक एक इंटरेस्ट का रेट कम मिला, लेकिन वही अगर मेरा एन्युटी ड्यू और इमीडिएट होता, तो जो अप्रैल वाला 5,000 है उस पर मुझे कितने महीने का ब्याज मिलता, 12 महीने का, क्योंकि मैंने अप्रैल के शुरू में ही पैसे जमा करा दिए, तो पूरा अप्रैल बैंक ने यूज किया ना, इस 5,000 पे उसको कितने का मिलेगा, 11। तो बेटा हर एक इंस्टॉलमेंट पे आपको 1 महीने का ब्याज ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए हमने उसको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई किया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर एंड एन्युटी ड्यू और इमीडिएट। वही अगर आपको फॉर्मूला निकालना है प्रेजेंट वैल्यू का, तो प्रेजेंट वैल्यू में भी आप दोनों फॉर्मूलाज यूज करोगे, एन्युटी रेगुलर एंड एन्युटी ड्यू और इमीडिएट। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, A1 माइनस, अब इसमें क्या होता है 1 प्लस आई की पावर नेगेटिव हो जाती है, ये फर्क है। उसमें 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 है, इसमें 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला होता है। और अगर आपने ड्यू और इमीडिएट का निकालना हो तो पहले आप n माइनस 1 ईयर्स का रेगुलर निकालोगे, n माइनस 1 ईयर्स का, और उसमें एक एन्युटी की इंस्टॉलमेंट क्या है ऐड कर दोगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन्युटी रेगुलर एंड एन्युटी ड्यू और इमीडिएट। सो क्वेश्चन को आपने पहले तो ध्यान से पढ़ना है कि वो क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू का है या प्रेजेंट वैल्यू का। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के सिनेरियो आपने ध्यान से समझने हैं कि कब फ्यूचर वैल्यू लगता है, कब प्रेजेंट वैल्यू। बेटा अगर आपने कोई भी लोन लिया है, ठीक है, कोई हाउसिंग लोन, कोई एजुकेशनल लोन, ठीक है, कोई व्हीकल लोन, कोई भी लोन जब भी आप लेते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पैसे पहले मिल जाते हैं, एन्युटी बाद में आती है।
तो उस केस में क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन अगर आप पैसे थोड़े थोड़े क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आपको बाद में इकट्ठे पैसे मिले, तो वहां पे क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ना कोई चाइल्ड एजुकेशन प्लान लिया, आपने कोई रिटायरमेंट प्लान लिया, आजकल इंश्योरेंस पॉलिसीज में आ गए ना रिटायरमेंट प्लान, जिसमें वो क्या कहता है कि जी प्राइवेट वाले को पेंशन तो मिलती नहीं है, तो प्लान योर रिटायरमेंट राइट नाउ। उसमें तुम क्या करते हो, हर साल उनको एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो कुछ पर्टिकुलर साल तक, और जब आप 60 साल के हो जाते हो, ठीक है, जब आप क्या हो जाते हो, 60 साल के हो जाते हो, तो क्या होता है बेटा, वो आपको एक साथ पैसे दे देते हैं। तो दैट मीन्स आप फ्यूचर में पैसा इकट्ठा करने के लिए अभी से थोड़ा 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 इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे जमा कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू। आपने कहा कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, 18 साल के बाद उसके एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, तो मुझे अभी थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं ना कहीं जमा करना है ताकि जब वो 18 साल का हो जाए तो मुझे एक साथ पैसे मिल जाए, तो वहाँ पे 18 साल बाद पैसे मिलेंगे, सो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। तो जब भी आप पैसे जमा कर रहे हो, मैंने आपको बताया सिंकिंग फंड, ठीक है, कि सिंकिंग फंड क्या होता है कि आपको ना कोई एसेट रिप्लेस करनी है, आपने डेप्रिसिएशन में भी पढ़ा है, तो आपने कोई एसेट रिप्लेस करनी है, तो जब एसेट रिप्लेस करोगे आप डेप्रिसिएशन को किस में डाल देते हो, सिंकिंग फंड में, और पैसे इन्वेस्ट कर देते हो ताकि जब एसेट खत्म हो जाए तो हमारे पास इतने फंड्स हो कि हम उससे एसेट को क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। तो अगर आपने कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन को मीट आउट करने के लिए कोई कंटिजेंसी फंड या सिंकिंग फंड बनाया है, तो उसका पर्पस भी क्या है, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फिर आपको मैंने सिनेरियोज बताए थे कि कई बार आपको ये डिसाइड करना होता है कि मुझे कोई चीज खरीदनी है या किराए पे लेनी है। ठीक है, खरीदना मतलब आज पैसे देने पड़ेंगे, किराए का मतलब एक महीने महीने की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। तो बेटा जो महीने महीने की इंस्टॉलमेंट है उसको अगर मुझे आज के पैसे से कंपेयर करना है तो मुझे महीने की इंस्टॉलमेंट की क्या निकालनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो जब भी आपको डिसीजन लेना हो, क्या बाय सिंकिंग फंड के केस में क्या आता है, फ्यूचर वैल्यू आता है। आपको बाय और लीज डिसाइड करना है तो क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू करोगे। ठीक है, कोई मशीन खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, उसके केस में भी क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू। whether you want to buy any machine or not, उसके केस में भी आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू का डिसाइड। जैसे सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि आपके पास ना एक मशीन आप खरीद सकते हो, उसकी कॉस्ट क्या है, 50,000 है, और उसकी एनुअल सेविंग क्या है, दैट इज 5,000 रुपीज़। तो बताओ आपको खरीदनी है कि नहीं, तो अब आप क्या करोगे, क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू। आपको ये कहा है ना कि मशीन है, उसकी कॉस्ट क्या है, 50,000 रुपीज़, और उसकी एनुअल सेविंग क्या है, 10,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये साल के एनुअली, और कितने साल तक वो यूज़ होगी, मान लो 10 साल तक। तो आप जानना चाहते हो कि ये मशीन खरीदनी सही है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, उसकी एनुअल सेविंग की क्या निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, और उसको परचेज प्राइस से कंपेयर करो। अगर सेविंग की प्रेजेंट वैल्यू परचेज प्राइस से ज़्यादा होगी तो हम खरीदेंगे, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे। तो बेटा क्वेश्चन में जब भी एन्युटी का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपने क्वेश्चन में ये पढ़ के देखना है कि वो फ्यूचर वैल्यू का है या प्रेजेंट वैल्यू का। सेकेंड थिंग, वो रेगुलर है या ड्यू और इमीडिएट है। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है।
फॉर्मूला तो सारा का सारा किसके थ्रू हो जाएगा बेटा, आपका कैलकुलेटर के थ्रू ही सॉल्व हो जाएगा, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, बड़े आराम से सारा का सारा कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व हो जाता है। क्लियर, समझ में आया। फिर मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट परपेचुटी का, ठीक है। परपेचुटी में आपको ये जानना होता है कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं कि मुझे हर महीने 5,000 रुपये मिलते रहे, ठीक है। तो आई वॉन्ट सम टू बी इन्वेस्टेड, मेरी एन्युटी कितनी होनी चाहिए, 5,000 रुपये। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम। तो बेटा परपेचुटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन्युटी अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आपका एन्युटी क्या है 5,000, इंटरेस्ट रेट क्या है 10%, दैट मीन्स 0.1, तो आपको कितना जमा करना है 50,000, ठीक है, समझ में आया। तो इससे क्या होगा कि आपको हर साल क्या मिलेंगे, 5,000 रुपये मिलते रहेंगे फॉर इनडेफिनिट टाइम पीरियड। लेकिन अगर आप ग्रोथ रेट चाहते हो कि पहले साल 5,000 मिल रहे हैं तो अगले साल 10% की ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि 5500 मिलने चाहिए, फिर 6,050 मिलने चाहिए, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन आर माइनस ग्रोथ रेट। मुझे कितने चाहिए 5,000 रुपये, इंटरेस्ट रेट कितना है 12%, ग्रोथ रेट कितनी चाहिए 7%, तो उसके केस में क्या आया 5,000 अपॉन 0.05, दैट मीन्स मैं कितने जमा कराऊंगी 2.5 लाख रुपए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड परपेचुअल, समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का। देखो फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन सेज कि find the present value of rupees 1 lakh due after 4 years at the rate of 10% per annum। अब इसमें बताओ क्या करोगे, शाबाश, क्या होगा इसमें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख ड्यू आफ्टर 4 years, मतलब ये 1 लाख तुम्हें 4 साल बाद मिलेगा। अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं समझे तुम लोग, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, रीड इट ट्वाइस। कोई भी ऑनलाइन स्टूडेंट इसमें बता सकता है क्या करना है हमें, मतलब 1 लाख हमें फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, हाँ, और हमें निकालना क्या है, तो किस केस में होगा, सिंपल सी चीज, मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये कहता है 1 लाख रुपए 4 साल बाद मिलेंगे, तो जो चीज 4 साल बाद मिलेगी वो क्या है फ्यूचर वैल्यू, मुझसे मांग क्या रहा है प्रेजेंट वैल्यू, तो एन्युटी में तो दोनों होते ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 पार एन, तो ये क्या आ गया 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 पार 4, कितना आया 68,301, ये आ गया ना, समझ में आ गया, क्लियर, हाँ। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 5,000 पेड क्वार्टरली at the rate of 6% per annum for 5 years। अब बताओ इसमें क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू किसकी निकलेगी, एन्युटी। अब ये क्या कह रहा है 5,000 पेड क्वार्टरली, मतलब हर क्वार्टर के बाद तुम 5,000 रुपए जमा करा रहे हो, तो ये 5,000 पेड क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया एन्युटी, at the rate of 6% per annum rate of interest for 5 years,
अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब ये कौन सा केस है, ड्यू है कि रेगुलर है, कुछ नहीं मेंशन ना, तो हम क्या लेंगे, रेगुलर। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या आया, ए 1 माइनस, अब ये क्वार्टरली है तो क्या बनेगा 6 डिवाइडेड बाय 400 पार -20 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है यही बनेगा। तो अब आपने निकालना है 5000, 6 डिवाइडेड बाय 400 क्या बना 0.015, तो मैंने तुम्हें 1.015 है, इसकी पार -20 है बेटा, तो आप क्या कर लो 1 डिवाइडेड बाय 1.015 निकाल लिया, इससे पॉजिटिव पार हो गई। अब इसकी क्या निकालनी है 20th पार, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, -1 डिवाइडेड बाय 0.015 इंटू 5000, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आ गई बेटा 85,843 रुपीज। समझ में आ गया, क्लियर। अब यही अगर क्वेश्चन होता स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹5000 पेड क्वार्टरली स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 5 years, तो क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे और वो n में शायद n-1 ईयर्स का, तो उसके केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ड्यू इमीडिएट, तो क्या होगा 1 माइनस 1.015 की पार -19 होगा अपॉन 0.015, और उसमें एक एन्युटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आपने बस इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर। क्या आया 87130.82, जो भी है 84, क्लियर, समझ में आया। सो ये होता है प्रेजेंट वैल्यू। अब सपोज आपको कहा जाए कि व्हाट अमाउंट शुड सेट असाइड एवरी ईयर, what amount should set aside every year so as to accumulate ₹1 lakh at the rate of 8% per annum, at the rate of 8% per annum for 5 years। अब बताइए क्या निकालना है इसमें, क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू तो आपको दे रखी है, अपनी क्या निकालनी है, एन्युटी निकालनी है, ठीक है, कि मैं हर साल क्या पैसे जमा करूं कि वो 5 साल में क्या बन जाए 1 लाख। तो आपका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू क्या आ गई 1 लाख, ए 1.08 पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0.08, तो ये क्या बना, ए की वैल्यू 1 लाख इंटू 0.08 अपॉन 1.08 पावर 5 माइनस 1, आपने 1.08 की पावर निकाली, 08 पावर 5 2 3 4 5 माइनस 1 किया, सो दैट विल बी 0.4693। मैंने आपको कहा था कि कम से कम 4 डेसिमल प्लेसेस तो आपने लेने हैं। ऊपर क्या आ गया 8000, सो 8000 डिवाइडेड बाय 0.469328, 469,328, so your answer is 17,045 rupees। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है बेटा, यस मैम। चलिए नेक्स्ट चीज,
अब देखो क्या है नेक्स्ट चीज में क्या आता है, जैसे हम बात कर रहे थे परपेचुटी की, ठीक है। अब परपेचुटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परपेचुटी क्या कह रहा है कि इफ मनी इज वर्थ 6% per annum, find present value of perpetuity of rupees 3300 पेबल एनुअली। बेटा परपेचुटी की कभी फ्यूचर वैल्यू नहीं होती है, प्रेजेंट वैल्यू ही होती है, क्योंकि आज क्या जमा कराऊं कि मुझे हर साल 3300 मिलते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बताया था, एनुइटी अपॉन इंटरेस्ट रेट। सो एनुइटी क्या है 3300, इंटरेस्ट रेट क्या है 0.06, इसका मतलब 5,55,000, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो एट 8% compounded quarterly find present value of perpetuity of rupees 1000 payable at the end of each quarter। अब बताइए क्या होगा, 50,000, बिल्कुल सही। तो आपकी एन्युटी क्या है 1000। अब 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 0.02, सो दैट इज 50,000। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर और होता है, दैट इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू, या फिर हम क्या कहते हैं उसको कि रेट ऑफ रिटर्न। कि कई बार आपको क्या निकालने है, कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई बंदा आपके पास आया कि मैं एक प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितने की है 10 लाख की, कितने की है 10 लाख की, ठीक है। और आपको ये प्रोजेक्ट पहले साल में 3 लाख रुपए देगा, दूसरे साल में 4 लाख रुपए देगा, तीसरे साल में 2 लाख रुपए देगा, और फोर्थ ईयर में अगेन 3 लाख रुपए देगा, ठीक है। अब देखने से आपको लग रहा है ना कि आपने तो इससे ज्यादा पैसे कमा लिए। तो आपको ये जानना है कि इस प्रोजेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल फेवरेबल है या नहीं। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर। तो ऐसे केसेस में देखो, ये जो 10 लाख रुपए तुम लगा रहे हो, ये तुम आज दे रहे हो ना, ठीक है, आज दे रहे हो, तो ये आपकी क्या है प्रेजेंट वैल्यू। ये आपको हर साल खत्म होने के बाद मिलेगा। तो आपको कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन किसका होगा, आज का आज के साथ, कल का कल के साथ। तो ये कल की आपको आज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आप ये 1 साल बाद मिलेगा ना, तो 1 साल पहले की इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी, अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R अपॉन 100 पर एन। तो प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, अमाउंट अपॉन 1 + R अपॉन 100 पर एन। तो इसकी हमने निकाली क्या है 1.1 की पावर 1, क्योंकि 1 साल बाद मिल रहा है। ये 4 लाख 2 साल बाद मिल रहा है, तो 2 साल पहले की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.1 का स्क्वायर। ये 3 साल बाद मिलेगा, तो 3 साल पहले की इसका प्रिंसिपल क्या बनेगा ये, और ये 4 साल बाद मिलेगा, तो इसकी भी वैल्यू आप क्या निकाल लोगे ऐसे। तो 3 लाख को 1.1 से डिवाइड किया, दैट इज 2,72,727 रुपीज 227 पैसा, ठीक है। अब 4 लाख को 1.21 से डिवाइड कर दिया, 3,30,578 रुपीज
51 पैसा। अब बेटा 2 लाख को 1.331 से डिवाइड करेंगे, 1,50,262 रुपीज़ 91 पैसा, 96 पैसा। ठीक है, अब 1.331 को फिर से 1.1 से किया तो क्या आ गया 1.4641। सो 3 लाख को 1.4641 से डिवाइड किया, क्या आ गया 2,04,904। इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या आ गया 9,58,472 यह है ना। अब देखो ध्यान से, इसकी रिटर्न्स की वैल्यू आउटफ्लो से कम है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज लेस देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो आप उसे रिजेक्ट कर दोगे, वो प्रोजेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसका मतलब तुम ये देखो कि जो 2 साल बाद 4 लाख रुपए मिलेंगे, आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है 3,30,000 है बेटा। ठीक है, मतलब फ्यूचर में जो 4 लाख हैं 2 साल बाद, वो आज के 3,30,000 रुपए के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो देखने में लग रहा था कि हम ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जब हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखी तो वो हमारी आउटफ्लो से कम आई, तो हम इस प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। और एक छोटा सा इसमें एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या कहता है कि मान लो पॉपुलेशन शुरू में क्या थी 100 थी, 10 साल बाद वो पॉपुलेशन कितनी हो गई 221 हो गई, तो बताओ 10 साल की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एट एंड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट बिगनिंग की पावर 1/n। मतलब आपकी वैल्यू एट एंड क्या है 221, वैल्यू एट बिगनिंग क्या है 100, पावर 1/10। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है 2.21 की पावर 1/10 निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी कोई पावर निकालनी हो तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेस स्क्वायर रूट 12 टाइम्स देन सब्ट्रैक्ट 1। अब इसका 1/10 है तो आप ये भी लिख सकते हो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 या डिवाइड बाय 1/10, डिवाइड बाय 10। ठीक है, उसके बाद फिर ऐड 1 एंड देन अगेन प्रेस मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स। तो देखो क्या बना 2.21 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 0.1 प्लस 1, अब मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो दैट इज 1.02, हो सकता है गड़बड़ हो कोई। ठीक है, -1 इंटू 100, सो दैट मीन्स you have 0.02 into 100, that is 2%। कैलकुलेशन में वो कुछ इधर उधर हो सकता है, तो आप अपने आप करके देख लीजिएगा। क्लियर, समझ में आ गया, डन एवरीवन। सो एक तरह से हमने क्विकली पूरा का पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसके फॉर्मूलाज वगैरह सब रिवाइज कर लिए हैं। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट आता है तो आपके पास हमारे नंबर्स हैं, यू कैन सेंड द डाउट्स and will clarify it. ठीक है, so that's all for today बच्चा, thank you very much। next जो भी revision class होगी will again circulate it on our YouTube channel, तो प्लीज़ आप सब लोग हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, so thank you very much, thank you everyone।